हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 7 का अध्याय 11 सरल समीकरण को आज समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। तो इस समीकरण को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लूंगी और एक उदाहरण के माध्यम से जो है बच्चों हम लोग समझेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो जो संख्या हमें ज्ञात करनी होती है या जो भी हमें प्रश्न दिया रहता है, जो चीज अज्ञात होती है उसको जब हमें ज्ञात करना रहता है तो बच्चों उसको हम मान लेते हैं कि मान लिया कि वह संख्या जो है क्या है बच्चों, x है। क्या हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। अब कोई बोलेगा कि x ही हम क्यों मानेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम उसे y भी मान सकते हैं, हम उसे a भी मान सकते हैं और हम उसे m भी, कुछ भी, कोई भी लेटर आप लेकर उसे मान सकते हैं। लेकिन जनरली जब हम गणित बनाते हैं तो उसे x ही मानते हैं, ठीक है, या y या x या z मानते हैं। तो हमने मान लिया कि वह संख्या x है। ठीक है, तो किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, तो इसमें क्या करना बच्चों, इस संख्या में हमें 7 जोड़ देना है। जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि हमें कितना प्राप्त होता है बच्चों, 10 प्राप्त होता है। या किसी संख्या में 7 जोड़ने पे वह 10 के बराबर है, प्राप्त होता है। तो इसके दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि किसी संख्या में 7 जोड़ने पर वह 10 के बराबर है। तो बराबर है मतलब बराबर 10, या प्राप्त होता है मतलब 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं तो x बराबर यह 10 जैसा का 10 लिखा हुआ है और यह 7 जो है इधर आ जाता है, बराबर के इधर आता है, तो यह चिन्ह जो है 7 का बदल जाता है और यह हो जाएगा 10 - 7। तो यह हो जाएगा x बराबर 3। क्या हो गया बच्चों, x का मान हमारा कितना निकल गया, 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर x + 7 एक व्यंजक है और यह 10 एक व्यंजक है। ठीक है, तो जब दो व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, जब किसी चीज को हम व्यक्त करते हैं, यानी यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं उसको हमने व्यक्त किया, मतलब एक्सप्रेस किया। किसी संख्या को x माना, जोड़ने के लिए हमने जोड़ का चिन्ह लगाया, 7 को हमने इस तरह संख्या में 7 लिखा, प्राप्त होता है यह बराबर है, तो हमने यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया और यहाँ 10 लिखा। यानी जो बातें कही गई हैं उसे हमने एक्सप्रेस करके यहाँ पर लिखा है, यानी कि यह जो है व्यंजक है। x + 7 भी एक व्यंजक है और 10 भी एक व्यंजक है। और जब दो व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो वह समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, समीकरण। तो बच्चों ऐसे दो व्यंजक, ठीक है, ऐसे दो व्यंजक जिनके बीच बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि x + 7 जो है एक व्यंजक है, 10 भी क्या है, एक व्यंजक है। क्योंकि 10 को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एक और शून्य लिखकर। ठीक है, जब हम बोलेंगे 10 तो 10 को लिखने के लिए हम इस गणित का प्रयोग करते हैं और गणित में इस तरह से संख्या लिखकर इसे हम दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो यह एक व्यंजक है। ठीक है, तो 10 एक व्यंजक है, x + 7 भी एक व्यंजक है। जब दो व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो क्या कहलाता है बच्चों, यह पूरा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। इस पूरे को क्या कहते हैं बच्चों, समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब दो व्यंजक एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण का जो एक पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये कौन सा पक्ष है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। ठीक है, और समीकरण के दूसरा वाला पक्ष जो होता है वो राइट हैंड साइड, मतलब कि कौन सा पक्ष हो गया बच्चों, ये हमारा दायां पक्ष। ठीक है, तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और राइट हैंड साइड दायां पक्ष। तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों, ठीक है, दोनों पक्षों में से
किसी एक पक्ष में एक अज्ञात राशि अवश्य होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर यह जो x है वह अज्ञात राशि है, वह एक ऐसी राशि है जो हमें नहीं मालूम है और हमें इसी राशि को ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण के किसी भी पक्ष में यह x इधर बाएं पक्ष में भी हो सकता है और यह x इधर दाएं पक्ष में भी हो सकता है। ठीक है, तो यह x, y, z, a, b, c कुछ भी हो सकता है। तो कोई ना कोई एक अज्ञात राशि दोनों पक्ष में से होनी चाहिए, तो वह क्या होता है बच्चों? समीकरण होता है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग समझ लेते हैं समीकरण का हल क्या होता है और समीकरण का हल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो व्यंजक लिया x + 7 एक व्यंजक, 10 एक व्यंजक जो एक दूसरे के बराबर है और यह एक समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग x का मान रखकर हम लोग इसको हल करेंगे। तो जिस x के मान पर यह समीकरण संतुष्ट होगा वह उसका हल होगा। ठीक है, जिस x के मान पर यह समीकरण संतुष्ट होगा, समीकरण संतुष्ट होगा मतलब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। जैसे मान लीजिए हमने x बराबर 1 माना। ठीक है, x का मान 1 माना। अब हम x का मान 1 रखकर इसको हल करेंगे। तो x का मान क्या रखा हमने? 1 रखा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + 7 = 10। 7 और 1 कितना हो गया बच्चों? 8। 8 = 10, यानी 8 जो है वह 10 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि यह समीकरण यानी x के मान 1 पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि 8 10 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं x का मान 2। ठीक है, x का मान हम लोग 2 लेके इसको हल करते हैं। तो x + 7 = 10। तो x का मान हमने क्या लिया है? 2। 2 + 7 = 10। 7 और 2 कितना हो गया बच्चों? 9। 9 = 10, यानी 9 10 के बराबर नहीं है। तो x = 2 का जो हमने यह मान लिया वह इस मान पे x = 2 के मान पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 10 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या मान लेते हैं? x का मान लेते हैं 3। अब हम लोग इसको हल करते हैं। x + 7 = 10। अब हमें x का मान क्या रखना है? 3 रखना है। तो हम रख देंगे 3 + 7 = 10। 7 और 3 हो गया हमारा 10 = 10, यानी कि यह सही है। 10 10 के बराबर है, यानी कि x + 3 के मान पर यह समीकरण जो है क्या हो जाता है बच्चों? संतुष्ट हो जाता है। इसलिए x = 3 जो है वह इस समीकरण का हल है। ठीक है, x = 3 जो है इस समीकरण का हल है। अतः x का ऐसा मान जिसके लिए समीकरण का बायां पक्ष एवं दायां पक्ष बराबर होता है समीकरण का हल कहलाता है या समीकरण का हल होता है। तो ठीक है बच्चों, x = 3 के मान के लिए x + 7 = 10 जो समीकरण है, जब हम x का मान 3 रखते हैं तो इसका समीकरण का बायां पक्ष और समीकरण का दायां पक्ष दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है। इसलिए x = 3 यह जो मान है यह समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें समीकरण ही समझना था, समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण का हल क्या होता है। अब हम लोग आगे का प्रश्नावली बनाएंगे 11.1। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने समझ लिया कि समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, और समीकरण का हल किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया। अब हमें पता करना है, मतलब समझना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 समीकरण लिखा हुआ है। पहला 6x = 30, मतलब किसी संख्या का 6 गुना 30 के बराबर है। ठीक है, दूसरा समीकरण मैंने लिखा है 5x + 4 = 29, मतलब किसी संख्या का 5 गुना उसमें 4 अधिक 29 के बराबर है। तीसरा समीकरण मैंने लिखा है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर
20 प्राप्त होता है या किसी संख्या में 5 जोड़ने पर वह 20 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने 3 समीकरण लिखा है, ठीक है। इन तीनों समीकरण में बच्चों अगर आप देखें तो इन तीनों समीकरण में अगर आप देखें तो यह जो x है, ठीक है, तो इन तीनों समीकरण में बच्चों अगर आप देखें तो यह x x x, ठीक है, तीनों समीकरण में x दिया हुआ है। तो इस समीकरण में बच्चों जो x होता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और जो संख्या होती है उसे कहते हैं अचर, ठीक है। जो x है, जो अज्ञात राशि है, उसे चर कहते हैं और संख्याओं को अचर कहते हैं। संख्या को अचर इसलिए कहते हैं कि उसका मान नहीं बदलता, जो मान है वही रहता, लेकिन x का मान जो है वह बदलता है, ठीक है, इसलिए इसको चर कहते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा सिर्फ एक चर ही होता है, ठीक है, सिर्फ एक चर होता है। तो इसमें देखिए इस समीकरण में पहले सिर्फ हमारा एक चर x है, ठीक है, दूसरे समीकरण में भी सिर्फ एक ही चर है x, और तीसरे समीकरण में सिर्फ एक ही चर है x। और यह जो x का जो घात होता है, जो हम घात पढ़ते हैं, जैसे x का घात 1, x का घात 2, x का घात 3, ठीक है। तो जब एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो x का घात हमेशा महत्तम, उसका जो सबसे महत्तम घात होता है वो एक ही होता है। अगर x टू दी पावर 2 होगा तो वह एक चर का रैखिक समीकरण नहीं होगा। अगर x टू दी पावर 3 होगा तो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो हमेशा x का घात जो है 1 होना चाहिए, यानी x हमेशा अकेले होना चाहिए। तो चर हमेशा 1 रहेगा x, और उसका घात भी होगा 1, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण।